पिछले एपिसोड में आपने एरिस की नई जिंदगी और उसकी ट्रेनिंग देखी थी, लेकिन आज की कहानी पूरी तरह रुडियस और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाली है। सालों की मुश्किलों के बाद आखिरकार उसकी जिंदगी में सुकून लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या यह खुशी हमेशा रहने वाली है? आइए जानते हैं। एपिसोड की शुरुआत रुडियस के कमरे से होती है, जहां सुबह होते ही सबसे पहले उसकी आंख खुलती है। उसके पास ही रॉक्सी गहरी नींद में सो रही होती है। रुडियस कुछ देर तक बस उसे देखता रहता है और मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है, सच में मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरी शादी रॉक्सी से हुई। इसके बाद वह प्यार से रॉक्सी को जगाते हुए कहता है, रॉक्सी उठो, सुबह हो गई है। रॉक्सी भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और मुस्कुराकर कहती है, सुप्रभात। लेकिन तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। रुडियस मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं तो बस ये देख रहा था कि सुबह की रोशनी में तुम कितनी खूबसूरत लगती हो। यह सुनकर रॉक्सी हल्का सा शर्माती है और कहती है, अब हमें जल्दी चलना चाहिए, घर के बाकी लोग भी उठ गए होंगे। रुडियस भी हाँ में सिर हिलाता है और दोनों कमरे से बाहर निकल आते हैं। बाहर आते ही रुडियस की मुलाकात सिल्फी से होती है। वह मुस्कुराकर उसे सुप्रभात कहता है और सिल्फी भी मुस्कुराते हुए उसका जवाब देती है। तभी उनकी छोटी सी बेटी लूसी भी वहां दिखाई देती है। अपनी बेटी को देखते ही रुडियस के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है। वह प्यार से कहता है, मेरी बेटी कितनी प्यारी है। सिल्फी मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ बिल्कुल अपनी मां पर गई है। रुडियस तुरंत हंसते हुए कहता है, आखिर उसकी मां भी तो इतनी प्यारी है। यह सुनकर सिल्फी शर्मा जाती है और धीरे से कहती है, धन्यवाद। इसके बाद दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं। ये सब देखकर रॉक्सी भी मुस्कुरा देती है। फिर सिल्फी रॉक्सी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछती है, तो बताओ रुडियस के साथ तुम्हारी पहली रात कैसी रही? रॉक्सी हल्की सी शर्माते हुए जवाब देती है, मेरे लिए वह रात बहुत खास थी। रुडियस सच में बहुत अच्छे इंसान है। इसके बाद रॉक्सी धीरे से सिल्फी से माफी मांगती है, लेकिन सिल्फी मुस्कुराकर कहती है, इसमें माफी मांगने जैसी कोई बात नहीं है। यहीं से साफ पता चलता है कि अब दोनों के बीच कोई ईर्ष्या या नाराजगी नहीं बची, बल्कि दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करती है। लेकिन रुडियस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस खूबसूरत सुबह के बाद उसका सामना एक ऐसे पल से होने वाला है जो उसे फिर से अपनी पुरानी तकलीफों की याद दिला देगा। इसके बाद रुडियस अपनी छोटी बहन नॉर्न के पास जाता है और उसे सुप्रभात कहता है। नॉर्न भी मुस्कुराकर जवाब देती है और कहती है, भैया मैंने रुइजर्ड की कहानी को आगे लिखना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि बाद में आप उसे ज़रूर पढ़ेंगे। ये सुनकर रुडियस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है, असल में ये कहानी मुझे लिखनी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया। अब नॉर्न ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। वह इस पर बहुत मेहनत कर रही है और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन वह मुझसे भी अच्छी कहानी लिखेगी। अभी भी वह बहुत कुछ सीख रही है। रुडियस मुस्कुराकर कहता है, ज़रूर, मैं बाद में आराम से पढ़ूंगा। इसके बाद वह अपनी माँ जेनित के पास जाता है और हमेशा की तरह उन्हें सुप्रभात कहता है, लेकिन जेनित उसकी तरफ बस चुपचाप देखती रहती है। वह अब भी अपने बेटे को पहचान नहीं पाती। ये देखकर रुडियस के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। वह मन ही मन सोचता है, माँ को घर लौटे कई महीने हो चुके हैं, लेकिन उनकी याददाश्त अब तक वापस नहीं आई। हाँ, पहले के मुकाबले उनमें थोड़ा बदलाव ज़रूर आया है। शायद एक दिन सब ठीक हो जाए, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास इंतज़ार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इतने में आयशा सभी के लिए नाश्ता लेकर आ जाती है। अंदर आते ही वो मुस्कुराकर सबको सुप्रभात कहती है। रुडियस मजाक में पूछता है, तो आज नाश्ते में क्या बना है? आयशा बिना किसी भाव के जवाब देती है, जो रोज़ बनता है वही। उसकी यह बात सुनते ही लिलिया तुरंत उसे डांट देती है, आयशा रुडियस को परेशान मत करो, ठीक से बताओ कि आज क्या बनाया है।
आयशा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, आज नाश्ते में बीन्स का सूप, गेहूं की रोटी और जनित मैडम के लिए पौष्टिक दूध है। इसके बाद लिलिया भी सभी को सुप्रभात कहती है। रुडियस पूरे परिवार को देखकर मन ही मन सोचता है, आयशा और लिलिया आज भी पहले की तरह इस घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल रही है। हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया, हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारा पूरा परिवार एक साथ है और मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। ये सोचकर वह मुस्कुराते हुए कहता है, चलो अब सब मिलकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता खत्म करने के बाद रुडियस और सिल्फी हमेशा की तरह मैजिक यूनिवर्सिटी के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ एक और इंसान भी होता है, रॉक्सी। रास्ते भर रुडियस बार बार रॉक्सी की तरफ देखता रहता है। आखिरकार रॉक्सी मुस्कुराकर पूछती है, क्या बात है, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? रुडियस तुरंत जवाब देता है, नहीं, मैं तो बस तुम्हें देख रहा था। तभी सिल्फी मुस्कुराते हुए पूछती है, वैसे रुडियस, क्या तुमने स्कूल में सबको ये बता दिया है कि रॉक्सी तुम्हारी पत्नी है? रुडियस बिना सोचे जवाब देता है, हाँ, मैंने सबको उनसे मिलवाया है और यह भी कहा है कि तुम सबको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन रॉक्सी तुरंत उसे रोकते हुए कहती है, रुडियस, तुमने मुझे सिर्फ अपनी गुरु के रूप में सबसे मिलवाया था। अभी तक किसी को यह नहीं पता कि मैं तुम्हारी पत्नी भी हूं। यह सुनते ही रुडियस एकदम चौंक जाता है। वह शर्मिंदा होकर कहता है, ओह, मुझे माफ़ कर दो, ये बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई थी। इसके बाद स्कूल के गेट पर ही रुडियस प्यार से कहता है, रॉक्सी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रॉक्सी मुस्कुराकर जवाब देती है, धन्यवाद। तभी सिल्फी भी मुस्कुराते हुए कहती है, और मेरे लिए कुछ नहीं? रुडियस तुरंत उसकी तरफ देखकर कहता है, बिल्कुल, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ सिल्फी। और अगले ही पल वो जोर से चिल्ला देता है, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर स्कूल के लगभग सभी छात्र उनकी तरफ देखने लगते हैं। रॉक्सी और सिल्फी शर्म से लाल हो जाती है और एक साथ कहती है, रुडियस, आगे से स्कूल में ऐसा मत करना। उसी समय पीछे से नॉन की आवाज़ आती है। वह शर्माते हुए कहती है, भैया, आप मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हैं। पूरा माहौल एकदम हल्का और मज़ेदार हो जाता है, लेकिन रुडियस को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही देर बाद क्लास में उसका सामना एक ऐसे इंसान से होने वाला है जो उसकी दूसरी शादी की खबर सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। इसके बाद नॉन अपने दोस्तों के साथ अपनी क्लास की ओर चली जाती है। उसे देखकर रॉक्सी मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है नॉन स्कूल में काफ़ी लोकप्रिय हो गई है। इस पर सिल्फी जवाब देती है, हाँ, क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत मेहनत करती है, इसलिए सभी उससे अच्छी तरह पेश आते हैं। रुडियस अपनी बहन को दोस्तों के साथ हंसते हुए देखकर मन ही मन सोचता है, उसे इस तरह खुश देखकर अच्छा लगता है, लेकिन अगर किसी ने भी मेरी बहन को परेशान करने की कोशिश की तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि कोई अजनबी उसकी जिंदगी में मुसीबत बनकर आए। इसके बाद रुडियस और रॉक्सी प्रिंसिपल के कार्यालय पहुंचते हैं। उन्हें देखकर प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो रुडियस, आखिरकार तुमने दोबारा पढ़ाई शुरू करने का फैसला कर ही लिया। रुडियस सम्मान के साथ जवाब देता है, जी, अब मैं फिर से बहुत कुछ सीखना चाहता हूं। प्रिंसिपल खुशी से कहते हैं, तुम्हें वापस देखकर सच में बहुत अच्छा लगा। फिर वे रॉक्सी की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, रॉक्सी, आज तुम्हारा शिक्षक के रूप में पहला दिन है, क्या तुम घबरा रही हो? रॉक्सी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, थोड़ा बहुत, हाँ। प्रिंसिपल हंसते हुए कहते हैं, तुम सच में बहुत बदल गई हो। पहले तो तुम कहा करती थी कि तुम्हें किसी शिक्षक की ज़रूरत ही नहीं है। रॉक्सी भी मुस्कुराकर जवाब देती है, मुझे खुद भी यकीन नहीं होता, लेकिन अब मुझे लगता है कि दूसरों को सिखाना भी उतना ही आनंद देता है जितना खुद सीखना। प्रिंसिपल संतुष्ट होकर कहते हैं, हमारे लिए यह गर्व की बात है कि अब तुम इस विश्वविद्यालय में अध्यापन कर रही हो। रॉक्सी विनम्रता से उनका धन्यवाद करती है।
इसके बाद रूडियस कहता है, ठीक है रॉक्सी, मैं अपनी क्लास में चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। रॉक्सी मुस्कुराकर सिर हिला देती है। रूडियस अपनी क्लास में पहुंचता है। अंदर जाकर वह देखता है कि पूरी क्लास खाली है। वह मन ही मन सोचता है, लगता है आज मैं सबसे पहले पहुंच गया हूं। कुछ ही देर में उसके दो सहपाठी क्लास में आते हैं। रूडियस को देखते ही वे मुस्कुरा कर कहते हैं, अरे वाह, अभी तो स्कूल के गेट पर तुम दो दो लड़कियों के साथ बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। दोनों उसकी टांग खींचते हुए हंसने लगते हैं और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जानोबा और जूली भी क्लास में आ जाते हैं। जानोबा उत्साहित होकर कहता है, मास्टर, पिछले 6 महीनों से मैं एक नई रिसर्च पर काम कर रहा था। आज मैं आपको उसका परिणाम दिखाने वाला हूं। रूडियस मुस्कुराते हुए कहता है, सच? फिर तो मैं उसका बेसब्री से इंतजार करूंगा। उसी समय एक और छात्रा क्लास में आती है। रूडियस उसे भी सुप्रभात कहता है। वह मुस्कुराकर जवाब देती है और कहती है, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, अब मैं अपनी रिसर्च फिर से शुरू कर सकती हूँ। रूडियस थोड़ा हैरान होकर पूछता है, सब ठीक तो है? वो सिर्फ मुस्कुरा देती है और कहती है, हाँ सब ठीक है। इसी बीच क्लिफ भी क्लास में पहुंच जाता है। वह आते ही रूडियस से कहता है, सुप्रभात रूडियस। रूडियस भी मुस्कुराकर उसका अभिवादन करता है। लेकिन अगले ही पल क्लिफ का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह कहता है, मैंने एलिना लीज से सुना कि तुम वापस आ गए हो। अगर तुम मुझसे मिलने आते तो क्या मैं तुम्हें मार देता? रूडियस तुरंत शर्मिंदा होकर कहता है, माफ करना, मेरा इरादा तुमसे मिलने का था, लेकिन तुम एलिना लीज के साथ काफी व्यस्त थे। क्लिफ गहरी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है, इस बात के लिए मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। फिर वह आगे कहता है, लेकिन तुम्हारा बच्चा भी हो गया और तुमने मुझे इसकी खबर तक नहीं दी। मुझे तो लगने लगा था कि तुम जानबूझकर मुझसे दूरी बना रहे हो। रूडियस कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। उसके पास क्लिफ की इस बात का कोई जवाब नहीं होता, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल पूरी क्लास के सामने एक ऐसा खुलासा होने वाला है जिसे सुनकर क्लिफ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। इतने में प्रिंसिपल और रॉक्सी क्लास के अंदर आ जाते हैं। सभी छात्र अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। प्रिंसिपल पूरी क्लास की तरफ देखते हुए कहते हैं, आज से रॉक्सी मिगुडिया रानोआ यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में तुम सभी को पढ़ाएंगी। आज इनका पहला दिन है, इसलिए मैं खुद इनका परिचय कराने आया हूं। इसके बाद रॉक्सी आगे बढ़ती है और कहती है, तुम में से बहुत से लोग मुझे पहले से जानते होंगे, लेकिन आज मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। मैं रूडियस ग्रेराइट की दूसरी पत्नी हूँ। हालांकि इस क्लास में हमारा रिश्ता सिर्फ शिक्षक और छात्र का रहेगा। रॉक्सी की यह बात सुनते ही पूरी क्लास कुछ पल के लिए शांत हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ा झटका क्लिफ को लगता है। वह हैरानी से रूडियस की तरफ देखता है और कहता है, क्या कहा? तुम्हारी दूसरी पत्नी? कुछ समय बाद क्लास खत्म होने के बाद रूडियस घुटनों के बल क्लिफ के सामने बैठा होता है। क्लिफ गुस्से में कहता है, रूडियस, तुम्हारी वफादारी मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। रूडियस शर्मिंदा होकर जवाब देता है, हाँ, मुझे भी लगता है कि इस मामले में मैं और बेहतर हो सकता था। क्लिफ फिर कहता है, याद है, मैंने तुम्हें इसीलिए आशीर्वाद दिया था क्योंकि तुमने कहा था कि तुम सिर्फ सिल्फी से ही प्यार करोगे। रूडियस सिर झुकाकर कहता है, मुझे सब याद है, और उस दिन आपने जो आशीर्वाद दिया था उसके लिए मैं आज भी दिल से आपका आभारी हूं। क्लिफ कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, तुम मिलिस धर्म के अनुयायी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं। बस तुम्हें दूसरी शादी की बधाई। यह सुनकर रूडियस राहत की सांस लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद क्लिफ। लेकिन क्लिफ की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। वह आगे कहता है, मैं अक्सर चर्च में तुम्हारी बहन नॉर्न से मिलता था। उसने मुझसे कहा था कि वह भी एक दिन तुम्हारी और सिल्फी जैसी खुशहाल शादी चाहती है। रूडियस ध्यान से उसकी बात सुनने लगता है। क्लिफ आगे कहता है, सोचो,
जब तुम रॉक्सी को अपनी दूसरी पत्नी बनाकर घर लाए होंगे, तब नॉर्न को कैसा लगा होगा। उसने पहले ही अपने पिता को खो दिया है और अब इस दुनिया में उसके लिए सबसे ज्यादा मायने तुम रखते हो। ये बात सुनकर रूडियस कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने कभी नॉर्न की भावनाओं के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। वह धीरे से कहता है, धन्यवाद क्लिफ, मेरी बहन का ख्याल रखने के लिए। क्लिफ मुस्कुराकर जवाब देता है, कम से कम चर्च में उसे बात करने के लिए कोई मिल जाता था। और एक बात, उसे अकेले बाहर मत जाने दिया करो। अभी वह बहुत छोटी है और बाहर की दुनिया उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी दिखाई देती है। तभी जानोबा बीच में आकर कहता है, बस भी कीजिए, मास्टर अब वापस आ चुके हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। क्लिफ भी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। ये सुनकर रूडियस के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है, लेकिन तभी क्लिफ एक और सवाल पूछता है, एलिनालिस ने मुझे बताया था कि जिस राक्षस ने तुम्हारा हाथ काट दिया था, क्या वह सच में इतना खतरनाक था? रूडियस का चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है। वह कहता है, वह एक हाइड्रा था और उस पर किसी भी तरह के जादू का कोई असर नहीं हो रहा था। क्लिफ हैरानी से पूछता है, फिर भी तुम लोग उसे हराने में सफल हो गए? रूडियस हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, हाँ, हम जीत तो गए, लेकिन उस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। मैंने सिर्फ अपना हाथ ही नहीं, अपने पिता को भी हमेशा के लिए खो दिया। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग कुछ पल के लिए खामोश हो जाते हैं और तभी जानोबा अचानक उत्साहित होकर कहता है, मास्टर, एक मिनट रुकिए, हमारे पास आपके लिए एक खास चीज़ है। रूडियस हैरानी से उसकी तरफ देखता है। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगले ही पल उसे ऐसा तोहफा मिलने वाला है जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। इतना कहकर जानोबा अपने बैग से एक अजीब सा दस्ताना निकालता है और रूडियस की तरफ बढ़ा देता है। रूडियस हैरानी से पूछता है, ये क्या है? तभी क्लिफ मुस्कुराते हुए कहता है, यही है हमारी 6 महीने की रिसर्च का नतीजा। जानोबा रूडियस से कहता है, मास्टर, इसे अपने बाएं हाथ में पहनकर देखिए। रूडियस जैसे ही वह दस्ताना पहनता है, जानोबा उससे एक मंत्र बोलने के लिए कहता है, हे पृथ्वी, मेरा हाथ बन जाओ। मंत्र पूरा होते ही वह दस्ताना अचानक जीवित हो उठता है। उसकी उंगलियां हिलने लगती हैं, मानो वह सचमुच एक असली हाथ हो। रूडियस हैरानी से उसे घुमाकर देखने लगता है। फिर वह क्लिफ से हाथ मिलाता है और उत्साहित होकर कहता है, मुझे तो अपनी उंगलियों का एहसास भी हो रहा है। इसके बाद वह पूछता है, लेकिन यह कैसे संभव है? जानोबा गर्व से जवाब देता है, यह एक जादुई उपकरण है। जब मैं ऑटोमेशन पर रिसर्च कर रहा था, तब क्लिफ ने मेरी बहुत मदद की। हम दोनों ने मिलकर इसे बनाया है। क्लिफ आगे समझाते हुए कहता है, तुम इसमें जितना अधिक मना भरोगे, यह उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। रूडियस उत्सुकता से उसमें मना भरना शुरू करता है, लेकिन उसे खुद भी अंदाजा नहीं होता कि उसने ज़रूरत से ज़्यादा मना डाल दिया है। अगले ही पल वह क्लिफ का हाथ इतनी जोर से दबा देता है कि क्लिफ दर्द से चिल्ला उठता है। यह देखकर जहानोबा और रूडियस दोनों हंस पड़ते हैं। इसके बाद रूडियस पूछता है, क्या मैं इस हाथ से जादू भी इस्तेमाल कर सकता हूं? जहानोबा तुरंत जवाब देता है, हमने अभी तक यह परीक्षण नहीं किया है, चलिए अभी करके देखते हैं। तीनों ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। रूडियस सामने रखे निशाने पर पृथ्वी का जादू चलाता है। एक विशाल पत्थर तेजी से जाकर निशाने को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। इसके बाद वह जल का जादू भी इस्तेमाल करता है और इस बार भी उसका नया हाथ बिना किसी परेशानी के बिल्कुल सामान्य तरीके से काम करता है। यह देखकर क्लिफ खुशी से कहता है, लगता है हमारा प्रयोग पूरी तरह सफल रहा। जानोबा मुस्कुराकर कहता है, मास्टर, आपने हमें कभी निराश नहीं किया। रूडियस भावुक होकर कहता है, नहीं, असली मेहनत तुम दोनों ने की है। मैं सच में तुम दोनों का बहुत आभारी हूं। जानोबा मुस्कुराते हुए कहता है, अगर आप चाहें तो ये प्रोटोटाइप आप अपने पास रख सकते हैं। रूडियस हैरान होकर पूछता है, सच में? जानोबा जवाब देता है,
हाँ हाँ, हम इससे भी बेहतर मॉडल बाद में बना लेंगे। रूडियस मुस्कुराकर पूछता है, वैसे इसका नाम क्या रखा है? जानोबा कहता है, अभी तक तो हमने कोई नाम नहीं सोचा। अगर आप चाहें तो इसका नाम आप रख दीजिए। कुछ पल सोचने के बाद रूडियस कहता है, तो फिर इसका नाम होगा हैंड ऑफ जालिफ। क्लिफ मुस्कुराकर पूछता है, लेकिन इसमें अपना नाम क्यों नहीं जोड़ा? रूडियस शांत होकर जवाब देता है, क्योंकि इसे बनाने में मेरा कोई योगदान नहीं है। इसका पूरा श्रेय तुम दोनों को मिलना चाहिए। ये सुनकर क्लिफ और जानोबा दोनों खुश हो जाते हैं और उसी दिन उस जादुई हाथ का आधिकारिक नाम रखा जाता है, हैंड ऑफ जालिफ प्रोटोटाइप 1। शाम होते ही रूडियस अपने घर लौट आता है। दरवाज़ा खुलते ही आयशा दौड़कर उसके पास आती है और हंसते हुए कहती है, भैया पहले क्या करेंगे? खाना खाएंगे, नहाएंगे या फिर मुझे चुनेंगे? रूडियस भी मुस्कुराकर मजाक में कहता है, अगर चुनना ही है तो मैं तुम्हें चुनूंगा। आयशा तुरंत समझ जाती है कि वो मजाक कर रहा है और हंसने लगती है। तभी उसकी नज़र रूडियस के नए हाथ पर पड़ती है और वह हैरान होकर उसे देखने लगती है। रूडियस मुस्कुराते हुए घर के अंदर आता है और कहता है, मैं घर आ गया। इसके बाद वह सिल्फी और रॉक्सी को अपने नए हाथ के बारे में सब कुछ बताता है। फिर मुस्कुराकर कहता है, अब मैं तुम दोनों को एक साथ गले भी लगा सकता हूँ। दोनों यह सुनकर शर्मा जाती है, लेकिन पीछे खड़ी नॉर्न तुरंत कहती है, भैया आप फिर से मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। इसके बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर रात का खाना खाता है। इतने लंबे समय बाद उनके घर में फिर से वही पुरानी खुशियां लौटती हुई दिखाई देती है। रात को सभी के सो जाने के बाद रूडियस अकेला बाहर आता है। वह आसमान की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है, टेलीपोर्टेशन की उस घटना के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई थी। डेमन कॉन्टिनेंट की यात्रा, एरिस से बिछड़ना, अपनी बीमारी से लड़ना, सिल्फी से शादी, रॉक्सी से दोबारा मिलना, माँ को बचाना और आखिर में अपने पिता को हमेशा के लिए खो देना। मैंने इस सफ़र में बहुत कुछ खोया है, लेकिन उतना ही कुछ पाया भी है। और अब मैं अपनी इस साधारण लेकिन खुशहाल ज़िंदगी की हर खुशी को संभाल कर रखना चाहता हूँ। इसके बाद वह अपने पिता पॉल को याद करते हुए चुपचाप प्रार्थना करता है। और इसी भावुक पल के साथ मुशोकु टेंसेई सीजन 3 का एपिसोड 3 यही समाप्त हो जाता है। एंडिंग हुक। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगले एपिसोड है किंग क्लास वाटर मेज में रूडियस और रॉक्सी के सामने एक नई चुनौती आने वाली है। अगर उसकी पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिए।